नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी में सब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था। सोलर सिस्टम के अंदर हम आज इस वीडियो के अंदर सूरज की बात करेंगे, यानी कि सन और सन से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सौर मंडल का जो है सूरज जो है, हमारा सूर्य जो है सौर मंडल का एकमात्र तारा है। इस ऊर्जा और प्रकाश का जो एकमात्र स्रोत है इस सौर मंडल के अंदर, सिर्फ इसी सौर मंडल की हम बात कर रहे हैं। तो इस सौर मंडल के अंदर क्या है, ये ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। यानी कि दूसरे अगर तारामंडल हैं तो उनका अलग होगा। इस सौर मंडल का एकमात्र तारा है ये, और ऊर्जा व प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा हम देखें तो देखो, ये हमारे जो है पृथ्वी ग्रह पे हम रहते हैं, तो उसके हमारे क्या है, ये सबसे निकट का तारा है। सबसे निकट का तारा इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है, बाकी तारे हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें आकार में छोटे दिखाई देते हैं। अब देखो, ये जो है आपके पास वो मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसके केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर क्या है, स्थित है। यानी कि जो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है उसके केंद्र में नहीं है ये, उसके क्या है, केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्थित है। लेकिन सौरमंडल के अंदर जो हमारा सौरमंडल है उसके केंद्र में ये स्थित है। केंद्र के चारों ओर यह चक्कर लगाता है। जो मिल्की वे गैलेक्सी उसके केंद्र के चारों ओर क्या है, ये चक्कर लगाता है। अब उस चक्कर जब लगाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से क्या करता है, ये परिक्रमा करता है उसकी। इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 25 करोड़ वर्ष, यानी कि एक ब्रह्मांड वर्ष के क्या होता है, इक्वल होता है। अब 25 करोड़ वर्ष जो इसको लगते हैं उसके अंदर ये आपके पास जो स्पीड है प्रकाश वर्ष, जो एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो है वो आपके पास क्या होती है, 9.4608 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। इतनी दूरी होती है, या अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट माने तो 9461 इंटू 10⁻9 किलोमीटर। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 9.4608 है। यहाँ पॉइंट मैंने हटा दिया, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 9461 इंटू 10⁻9 किलोमीटर। ये लिखने का जो स्टैंडर्ड वे होता है वो तो यही होता है, और इसी के अंदर हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9.4608 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये वाली वैल्यू। ये एक प्रकाश वर्ष के अंदर किलोमीटर होते हैं। क्लियर। और अगर मीटर पूछे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻15 आ जाएगा मीटर के अंदर। तो देखो, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। सूरज की संरचना कैसी होती है। ये तप्त चमकीला गोला है, ठीक है। ये एक गैसीय गोला है, यानी कि जो सूरज है उसका ठोस सतह नहीं है, वो क्या है कि गैसीय सतह है, उसके अंदर गैस है। तो गैस का जो फॉर्मेशन है, ये गैस का गोला जो है वो है ये। अब गैस गोला है तो इसके अंदर गैसेज का जो रेशियो है, यानी उसके जो कंपोजिशन, उसका संगठन जो है गैसों का, वो क्या है, इसमें 71% तो क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, और 27% हीलियम होती है। 2% अन्य भारी गैसें इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी कि जो गैसीय गोलों का कंपोजिशन है, उसका जो उसका संगठन बनता है वो आपके पास क्या होता है, इस टाइप से डिस्क्राइब है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। जो द्रव्यमान है ये सौर मंडल का सर्वाधिक द्रव्यमान रखता है। सौर मंडल के अंदर हमारा जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसके अंदर इसका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। लगभग जो पूरा सौर मंडल है हमारा, उसका 98.87% द्रव्यमान किसका है, सूरज का है। अब इसका द्रव्यमान होता कितना है, अब इसका एक्चुअली जो है आपके पास m स्टार से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1.9891, यहाँ आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, तो 1.9891 इंटू 10⁻30 kg, या अप्रॉक्सीमेट जो लिखें तो 2 इंटू 10⁻30 kg हम इसका क्या करते हैं, द्रव्यमान सूरज का लिखा जाता है। अब ये पृथ्वी से लगभग 3,33,000 गुना बड़ा है। पृथ्वी से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इतना ये क्या है, पृथ्वी से मतलब द्रव्यमान इसका ज़्यादा है। या आपके पास अब एग्जैक्ट के अंदर थोड़ा लिखा जाए तो 332,946, 3,32,946 गुना पृथ्वी से इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है।
यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान को इसके गुणा करें तब जाके हमें सूरज का द्रव्यमान मिलेगा। और ये जो द्रव्यमान है सूरज का वो आपके पास क्या है कि स्थिर नहीं है, क्योंकि सूरज से रेडिएशन निकलती हैं, जो लाइट है वो सूरज से आती है, तो इसके साथ जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो निकलते जा रहे हैं, तो इसका जो द्रव्यमान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो इसका जो द्रव्यमान है सूरज का वो फिक्स नहीं है, तो वो क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है तो इसकी जो रेडियस है वो भी इसकी हमें फिक्स अंदाज़ा नहीं, क्योंकि सूरज का ताप ही बहुत इतना ज़्यादा है कि इसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, या उससे जो किरणें आ रही हैं उनके हिसाब से हम इनकी जो दूरी है उस दूरी के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसकी गणना करते हैं। तो ये क्या है, इसकी जो रेडियस है वो परिवर्तित हो रही है, घट रही है, फिक्स नहीं है। तो उसके घटने की जो औसत दर है वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर पर ईयर की जो रेट से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि इतनी रेडियस एक साल के अंदर 2.4 सेंटीमीटर उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी जो रेडियस है वो 6.7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, इसकी जो रेडियस है वो 6.7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, या इस कई जगह आपको कई बुक्स के अंदर 6.9634 इंटू 10 की पावर 8 मीटर भी मिलेगी। ये पृथ्वी से लगभग 100 गुना ज़्यादा रेडियस इसकी होती है, या आप 100 गुना कह सकते हो, या इसको आप 109 गुना 110 गुना अप्रॉक्सीमेट इसमें ली जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी से इतनी ज़्यादा रेडियस है इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी ल्यूमिनोसिटी की, यानी कि प्रदीप्ति, इसकी जो ज्योति है वो कितनी होती है, 3.86 इंटू 10 की पावर 26 वाट। इसकी जो प्रदीप्ति है वो ल्यूमिनोसिटी है वो कितनी है, 3.86 इंटू 10 की पावर 26 वाट है, या 3.827 इंटू 10 की पावर 26 वाट। कई ये जो डाटा जो मैंने दिए हैं वो कुछ ऑथेंटिक हैं, कुछ मतलब क्या है कि जहाँ अलग अलग डाटा है, तो मैंने जो भी डाटा है वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो आपको अगर वैसे एग्ज़ाम में ऐसा डाउटफुल डाटा कभी नहीं आता, तो उसमें जो डाटा होता है वो ऑथेंटिक होगा। इन दोनों में से आपको कोई एक मिल जाए, या किसी भी टाइप का जो डाटा जहाँ दो डाटा दे रखे हैं वहाँ उनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा, और वो आपने सही कर देना है। अब इसका जो तापमान होता है, तो देखो जो सूरज हमें दिखाई देता है वो सूरज क्या है एक्चुअली में, उसका जो सतह हमें दिखाई देती है एक्चुअली में वो है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो फिक्स सतह तो है ही नहीं कि गैस है, गैस का कहीं कम हो जाती कहीं ज़्यादा, किस टाइप से एक फिक्स सतह नहीं है। फिर भी हमें जो दिखाई देती है हम उसको मान लेते हैं ये सूरज का सरफेस है, और उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका प्रकाश मंडल है। इसका जो तापमान है वो लगभग 5778 केल्विन, या लगभग कहें तो 6000 केल्विन इसका जो क्या होता है, तापमान होता है किसका, प्रकाश मंडल का, जो हमें दृश्य सरफेस दिखाई देता है इसका, उसकी। इस दृश्य सरफेस को यानी कि दृश्य सतह को हम क्या है, जो तापमान होता है इसको प्रभावी पृष्ठीय तापमान कहते हैं। इसके सूरज के जो केंद्र का ताप होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, इतना ज़्यादा ताप होता है। जैसे जैसे धरती के अंदर ही हम बात करते हैं, अगर हम धरती के अंदर जाएंगे, जैसे जैसे हम खुदाई करते जाते हैं अंदर का तापमान बढ़ता जाता है, तो केंद्र पे जाने पे क्या है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सौर प्रकाश मंडल। सौर प्रकाश मंडल देखो हमारे पास जो हमें दिखाई देता है, इसका जो सरफेस हमें दिखाई देता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में 500 ये जो आपके पास डैश लाइन से मैंने लगाई है, तो ये आपके पास क्या है, सौर जो आपके प्रकाश मंडल है, तो उसके सराउंडिंग में आपके पास क्या होती है कि 500 किलोमीटर का क्या है, मतलब एक रिंग शेप रीजन है, आप इसको कह सकते हैं। वैसे इसमें बहुत सी ऐसे रीजन बनते हैं, तो इसके अंदर आपके पास जो ये रीजन बनता है तो उसकी जो लेंथ होती है, यानी कि उसकी जो विड्थ होती है, वो 500 किलोमीटर का जो एरिया बनता है उसके सराउंडिंग में, वो क्या कहलाता है, आपके पास सौर प्रकाश मंडल कहलाता है। इसकी जो भीतरी सतह होती है उसका तापमान जो होता है वो 6500 केल्विन होता है, और जो इसके सतह पर जो सौर प्रकाश मंडल की सतह होती है उसका जो आपके पास क्या है तापमान होता है वो कितना होता है, 4400 केल्विन होता है। यानी कि इतना ताप थोड़ा सा कम हो जाता है। ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं क्योंकि आपके पास क्या है, रेज आती हैं, पार्टिकल्स बने होते हैं, तो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं।
क्यों? क्योंकि नीचे से जो गैसें जाएंगी वो आपके पास क्या है, इसके अंदर बनती जाएंगी, यहाँ पार्टिकल्स आते जाएंगे नहीं। अब सूरज के अंदर अब आपके पास क्या होता है कि ऊर्जा, हमने कहा कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है तो उसके अंदर होता है, ऊर्जा कैसे बनती है? तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, परमाणु संलयन से इसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा बनती है। टेम्परेचर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होता है सूरज का, और इस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के परमाणु जो है संलयन होकर हीलियम गैस बनती है, और उस जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा और क्या होती है, लाइट निकलती है। तो वो लाइट ही हमारे पास क्या, रेडिएशन के थ्रू आती है, और वो ही लाइट हमें निकलती हुई दिखाई देती है। उसी से इसको क्या है, पूरे सौर मंडल को ये क्या करता है, प्रकाश देता है, और वही ऊर्जा क्या होती है, सौर मंडल को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं सौर वायुमंडल की। सौर वायुमंडल क्या होता है आपके पास कि देखो, सूरज क्या है, फिक्स सरफेस वाला तो है नहीं, उसके सराउंडिंग में जो आपके पास जो प्रकाश मंडल होता है, सौर प्रकाश मंडल होता है, और उसके ऊपर जो गैसों की जो लेयर है, यानी कि जो गैसें निकल के बाहर आ रही हैं, वहाँ उसके रेडियस के थ्रू उसमें जो पार्टिकल्स हैं दिखाई देते हैं हमें। तो ये सारा मिला के क्या होता है, सूरज का वायुमंडल बनता है, सौर वायुमंडल बन जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेनली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वर्णमंडल और इसकी जो आपके पास किरीट, यानी कि किरीट को हम क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, ये वो वाला कोरोना नहीं है जो कोविड-19 जो है आपके पास, उसके अंदर उसका जो नेम कोरोना वायरस है, वो वायरस नहीं है, इसका नेम किरीट है, किरीट को कोरोना कहते हैं। ये जो वर्ड है किरीट, वो आपके पास यूनानी शब्द के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके अंदर क्या, इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, किरीट माने मुकुट, उसके आधार पर इसका रखा गया है। क्योंकि ये जो लेयर बनती है ये इसको पूरी एक कवर कर देती है, तो इसका ऊपर से क्या हो गया, एक पैकेट लग गया इसका, इसलिए इसको किरीट कहते हैं। अब देखो, वर्णमंडल की हम बात करते हैं, तो वर्णमंडल जो है आपके पास ये प्रकाश मंडल के ऊपर फैला हुआ होता है, लगभग 2000 किलोमीटर की इसकी जो डिस्टेंस होती है। ये पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है उससे कुछ पहले और कुछ बाद में क्या होता है, आपके पास एक गुलाबी रंग की जो स्ट्रिप इसके दिखाई सी देती है साइडों में, तो इसकी वजह से ये क्या है, इसको हम देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 25,000 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। इसका अब डेंसिटी कम है, यहाँ पे गैसें आ जाती हैं, तो गैसों की वजह से इसका घनत्व कम होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इस टाइप से, यहाँ ये आपके पास क्या है, गैसीय क्षेत्र है, इसके अंदर ये वर्णमंडल है। इस वर्णमंडल के अंदर आपके पास क्या होती हैं, स्पाइक्स चलती हैं। ठीक है, जेट टाइप स्ट्रक्चर होती हैं, ये होती क्या है, गैसें ही होती हैं, गैसें मूवमेंट कर रही हैं, इसकी वजह से यहाँ इनका टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा गर्म गैस है, देखो आपने देखा होगा भाप लगती है, तो भाप के अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, तो इस गैसों के अंदर भी जो ये गर्म होती हैं, तो उनमें अंदर भी जब एनर्जी तो अंदर से आई है, टेम्परेचर आया अंदर से, तो इनमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, इसकी वजह से ये क्या होती हैं, एक जेट सीरीज़ के फॉर्म में चलती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं, लघु स्पाइक। अब इसके बाद देखो जो इसका कोरोना है, ठीक है, बाहर की जो आउटर लेयर जो है सौर मंडल के जो वायुमंडल है, सौर का जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल की जो बाहर जो लेयर बन रही है, ये आपके पास क्या कहलाती है, किरीट कहते हैं, इसको कोरोना कहते हैं। ठीक है, अब कोरोना तो नाम सुन के डर लगता है, और जैसे जिस टाइप से ये लेयर है, वो लेयर भी क्या डेंजरस होगी। जब कोरोना, यहाँ का कोरोना वायरस इतना डेंजरस है, तो ये लेयर तो काफ़ी ज़्यादा होगी, इसको टच कैसे कर सकते हैं, है ना। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हाँ, जितने भी ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट्स हैं, वो सनलाइट जो आ रही है, उस सनलाइट के अकॉर्डिंग इनको, या डिस्टेंस वगैरह को देख के इनका टेम्परेचर की जो डिस्टेंस है, रेडियस डिस्टेंस है, उसका जो फोटोन है, उसके अकॉर्डिंग सारा इसकी क्या है, डिसाइडेशन किया जाता है। अब देखो, यहाँ जो आपके पास टेम्परेचर होता है 10⁶ केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ डेंसिटी और भी कम होती है।
इसके अंदर अब देखो ये जो दोनों तीनों रीजन्स हैं ये एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, ये हमें क्या है हल्के मूवमेंट्स होते हैं। देखो सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप जाग जाते हैं, आजकल अभी जो सूरज है लगभग 6 बजे के आसपास, 6, सवा 6, 6:30 के आसपास सूरज निकलता है। उस टाइम आप अगर सूरज को देखें तो वो दिन में जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता, लाली होती है। और उसके आसपास जैसे आप देख सकते हैं अभी सरफेस फिक्स नहीं है, उसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि इससे हमारा जो आई साइट होता है, कॉर्निया होता है, उस पर डैमेज होता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि आप इसको नोट कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस अगर आपने लेने हैं तो कुछ उस टाइम आप इसमें ले सकते हैं। तो जो मैंने कंडीशन अभी इसमें बताई है कि ये सरफेस मूवमेंट होते हैं, ये आपके पास फिक्स नहीं है, तो उस टाइम ये कंडीशन आपको उस टाइम देखने को मिल सकती है। अब देखो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है किरीट का, तो यहाँ आपके पास क्या है कि जो इस लेयर है, यहाँ एक लेयर जो बनी है, उस लेयर में यहाँ से क्या होता है आपके पास एक्स रेज का रेडिएशन रिलीज होती है, एक्स रे यहाँ पे उत्सर्जित होती है। देखो सूर्य के वायुमंडल की जो बाहरी परत होती है, किरीट जो जिसको हमने कहा है, वो वहाँ से मतलब क्या है आयनाइज्ड पार्टिकल्स यानी कि आवेशित कण निकलते रहते हैं। तो ये क्या है पूरे सौर वायुमंडल में फैल जाते हैं, ऊपर फैलते रहते हैं। तो यहाँ जो क्या है इसको एक हवा की एक लेयर बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं सौर हवा कहते हैं। क्या कहते हैं सौर हवा, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं फोटोन, जो फोटोन की फॉर्म में निकलते रहते हैं, तो ये आवेशित जो पार्टिकल्स होते हैं ये ही क्या कहलाते हैं सौर हवा कहलाते हैं। सौर हवा को 1862 के अंदर आपके पास मेरिनर सेकंड जो स्पेस शटल था उसके अंदर उसने इसको क्या किया था, डिटेक्ट किया था, उसने इसको पहचाना था। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य कलंक की, या सूर्य के ऊपर जो धब्बे होते हैं सन स्पॉट्स, उनकी बात करते हैं। क्या होते हैं ये धब्बे? तो देखो यहाँ सूर्य की सतह पर क्या होते हैं कुछ गतिमान काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिनको आपने क्या कहा है सूर्य कलंक कहा है, यानी कि सौर धब्बे कहा है। इनका जो टेम्परेचर होता है वो 4000 केल्विन के आसपास होता है, लेकिन आपको पता है कि जो उसका सौरमंडल है तो उसके अंदर 6000 केल्विन के आसपास क्या होता है टेम्परेचर होता है। तो बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए ये आपके पास क्या है काले कलर के दिखाई देते हैं। अच्छा, ये जो धब्बे होते हैं वो घूमते हैं, तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होती है, इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो आपके पास सूरज है वो अपनी अक्ष पे घूर्णन करता है। इन्हीं के आधार पे इसको कहा गया था। ये जो धब्बे हैं वो 1 या 2 दिन दिखाई देते हैं और उससे लेके 2 या 3 महीनों तक दिखाई दे सकते हैं। ये जो धब्बों का जो सिस्टम है वो चलता है, पूरा जो चक्र चलता है इनका वो 22 साल का होता है। जैसे अमावस आती है हमारे 30 दिनों के बाद में, तो उसमें यही होता है, पहले ये बढ़ते रहते हैं फिर ये घटते रहते हैं। तो उसमें 11-11 साल का इन्होंने मीन्स में क्या होता है इनके घटने बढ़ने का टाइम रहता है। ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप से, जैसे ये सूरज का जो डायग्राम इमेजिनरी एक डायग्राम है उसके अंदर इस टाइप से आपके पास ये धब्बे से दिखाई देते हैं, ये घूमते रहते हैं, तो ये इनकी रोटेशन होती रहती है, उसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं ये की अक्ष पे घूर्णन होता है। ये भी फिक्स नहीं है, ये भी घूमते रहते हैं, तो ये हम कह सकते हैं इस टाइप से आपके पास काले धब्बे होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है सूर्य कलंक कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी सूरज के बारे में कुछ जानकारियाँ जो मेन कंसेप्ट सूरज के जो थे जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी अब वो हमने इसमें अभी स्टडी की है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य जो सौरमंडल है हमारा उसमें सूरज एक तारा है, इस तारे के अलावा इसमें ग्रह भी हैं। तो क्या होते हैं ग्रह उसको हम देखते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ जो है यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो डिसाइड करती है भी कौन से जो आपके पास खगोलीय पिंड जो हैं वो ग्रह हैं या नहीं हैं। उसके लिए उन्होंने क्या रखी है, कुछ शर्तें रख रखी हैं। तो जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी शर्तें हैं
वो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो 3 शर्तें रखी गई हैं, वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सूर्य की जो भी खगोलीय पिंड है, अगर वो सूर्य की परिक्रमा करता है, नियमित परिक्रमा करता है, तो वो आपके पास पहली शर्त है। दूसरा, आपके पास पड़ोसी पिंडों की कक्षा का उल्लंघन नहीं करता हो, यानी कि एक कक्षा से जो खुद की कक्षा है उसकी खुद की कक्षा होनी चाहिए, उसी में वो घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाके घुस के बैठ जाए, यानी कि एक दूसरी कक्षा का उल्लंघन नहीं करे। क्लियर है? जैसे हमने देखा होगा कि आपके पास जो रनिंग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है ना, जब रिले ट्रैक होता है तो उसके अंदर आपको उसी लेन के अंदर रनिंग स्टार्ट किया, उसी लेन के अंदर आपने बना रहना होता है और उसी में उसको फिनिश करना होता है। ठीक है, तो उस टाइप की जो कंडीशन लगी होती है वो यहाँ पे है कि इसमें आपको पड़ोसियों की जो कक्षा है उसके अंदर आपने नहीं जाना है। तो ये उसकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये है। और उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो द्रव्यमान की है कि द्रव्यमान लगभग इतना होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार क्या हो जाए, गोल हो जाए, यानी कि गोल आकार का पिंड बन जाए अपने ग्रेविटेशन के कारण। तो ये 3 जो आपके पास शर्तें हैं, वो 3 शर्तों के अकॉर्डिंग आपके पास प्रेजेंटली 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हमारे सौरमंडल के अंदर हैं। और जो 24 अगस्त 2006 ये वो दिन था जिसके अंदर हमारा जो एक नटखट शरारती ग्रह था प्लूटो, उस प्लूटो को 24 अगस्त 2006 के बाद से इसको क्या किया, इसको ग्रह की उपाधि उससे छीन ली गई। अब देखो इसके अंदर क्या है, हम जब ग्रह हमने डिसाइड कर लिए कि ये ग्रहों की कंडीशन होगी, ये शर्तें हमने डिसाइड कर दी, तो 8 ग्रह सौरमंडल के हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपके पास? जो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति, ये आपके पास क्या है, ग्रह है। अब ये जो ऑर्डर मैंने बोला है वो छोटे से बड़ा है, ठीक है, और जो ये ऑर्डर है वो इसी ऑर्डर के अंदर इसमें चलते हैं। अब जो आपके पास सोलर सिस्टम है वो देखो कि किस टाइप से आपके पास क्या होता है, सोलर सिस्टम आपका होता है। यस फ्रेंड्स, देखो यहाँ आपके पास सबसे सेंटर में हमारे पास क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य के बाद आपके पास ये बुध, शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये नेपच्यून, ये यूरेनस और ये शनि। तो इस टाइप से आपके पास इसमें हमने क्या डिसाइड कर रखे हैं, ये जो इस टाइप से इनकी जो पाथ होते हैं, इनकी कक्षाएं फिक्स होती हैं और उन्हीं कक्षाओं में ये घूमते हैं। तो इस टाइप से ये आपके पास क्या है, ये ग्रहों की हमने ये जानकारी इसके अंदर इस टाइप से हमारा सोलर सिस्टम होता है। अभी ये स्केलिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें आपको एक डायग्राम इमेज है ये, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत हमारे को नहीं है। अब देखो आपके पास जो ग्रह हैं, ग्रहों का क्रम के अकॉर्डिंग है, तो उसमें हम उनका देख लेते हैं, उनका द्रव्यमान क्या है, उनका घनत्व क्या है, सूरज से दूरी, उनका घूर्णन काल, परिक्रमण काल, घूर्णन जो आप वो अपनी अक्ष पे करते हैं। देखो बुध की हम बात करते हैं तो ये बुध का द्रव्यमान है, ये बुध का घनत्व 5.4 है, ये सूरज से दूरी है, उसका जो घूर्णन काल है वो कितने हैं, 58 दिन, यानी कि 58 डेज के अंदर वो अपनी अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन पूरा करता है। और उसके बाद आपके पास जो उसका परिक्रमण काल, यानी कि सूरज की जो परिक्रमा करेगा वो 88 दिनों में क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास उसका द्रव्यमान, उसका घनत्व, सूरज से दूरी, उसका घूर्णन काल या परिक्रमण काल, ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी डाटा जो होता है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, सभी से याद भी नहीं होता, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो याद हो सकती हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनता होता है। हम जो मेन बात करेंगे हमारी जो पृथ्वी और मंगल, इनकी हम देख लेते हैं। पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 5.5 होता है और मंगल का घनत्व 3.9 है। पृथ्वी की जो आपके पास सूरज से दूरी है वो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर में है। ये जो डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर में है। मीटर के अंदर ये क्या हो जाएगी, पावर 11 हो जाएगी। तो ये जो पृथ्वी है उसका घूर्णन काल, यानी कि अक्ष पे घूर्णन
23 घंटे 56 मिनट यानी कि अप्रॉक्सीमेट 24 घंटे के अंदर क्या होता है, घूर्णन इसका पूरा होता है। 365 दिन और 6 घंटे के अंदर इसका क्या होता है आपके पास, इसका परिक्रमण, यानी कि सूरज की जो परिक्रमा है वो 365 दिन और 6 घंटे, 365.25 लिखा है, इसको मतलब हो गया 365 दिन और 6 घंटे। क्लियर। उसके बाद में आपके पास मंगल की हम बात करें तो मंगल की जो घनत्व है 3.9, इसकी जो सूरज से दूरी 2.3 × 10⁸। देखो ये आपके पास डिस्टेंस है, ये बढ़ते हुए, ये सूरज से ऑर्डर चल रहा है और उसी की हम बात कर रहे हैं। और इसमें आपके पास 24 घंटे 37 मिनट के अंदर ये अपनी अक्ष पे क्या कर लेते ही है, मंगल ग्रह जो है वो पूरा घूर्णन कर लेता है। और लगभग दोगुना समय है इसका, 687 दिन, पृथ्वी से लगभग दोगुना। तो 687 दिनों के अंदर क्या है, ये आपके पास पूरा एक जो चक्र है वो सूर्य का निकालता है। उसके बाद आपके पास चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की जो है ये द्रव्यमान दे रखा है, घनत्व दे रखा है, लेकिन चंद्रमा की ये जो दूरी है वो सूरज से नहीं, वो आपके पास किससे दूरी है, पृथ्वी से दूरी दे रखी है 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। 27 दिन 27.33 दिन 27.5 ये अपनी अक्ष पे घूर्णन करता है। और यही इसका पृथ्वी का जो आपके पास ये परिक्रमा करेगा वो पृथ्वी की करेगा, लगभग 30 दिनों का होता है, 28, 29, 30 दिन जैसे हमारे पास जो बनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो टाइमिंग होती है। दोस्तों प्लूटो जो था उसको जो है पहले 1930 के अंदर इसकी खोज की गई थी। अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे QW टॉमबॉग, उन्होंने इसकी खोज की थी। और जब लोगों से पूछा गया अब इसका नाम क्या रखें, तो वेनेशिया बर्ने नाम की एक स्टूडेंट थी, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन की स्टूडेंट थी। इसने जो आपके पास जो साइंटिस्ट थे उनको सजेस्ट किया कि इसका जो नेम है वो प्लूटो रख देना चाहिए। प्लूटो जो है रोम के अंदर जो वर्ड है उस प्लूटो के अंदर यूज होता है, भी अंधेरे का देवता इसको माना जाता है। प्लूटो जो वर्ड है उसका जो मीनिंग रोम के अंदर जो है उसमें उसको नेम दिया गया। तो जो प्लूटो का जो परिक्रमण काल था तो वो 248 ईयर्स का था। इसके लगभग 5 उपग्रह इसके अंदर जो देखे जा चुके हैं, यानी कि उनकी खोज की जा चुकी है, खोज चलती रहती है। अब बात आती है कि प्लूटो को ग्रह की जो कंडीशन थी उससे क्यों निकाल दिया गया। देखो बागड़ी में कहावत आती है कि अड़बादी टिंगर हो कहना को नहीं मान तो जब इन्हें क्लास बारे काट दियो। वो बात है इसकी कि ये थोड़ा सा नटखट शरारती ग्रह था, अपनी मर्जी से चलता था। ग्रहों की जो कंडीशन थी कि ये ग्रह होंगे उसमें सूर्य की परिक्रमा इसकी नियमित होनी चाहिए, पड़ोसी पिंडों की कक्षा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और इसका जो खुद का द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका आकार क्या हो जाए, गोल हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि 24 अगस्त 2006 के बाद से 8 ग्रह होते हैं, तो पहले 9 थे, इसको 8 ग्रह बाद में हो गए। जो प्लूटो को निकाला गया ग्रहों की जो श्रेणी थी उस श्रेणी से इसको बाहर किया गया, उसकी क्लास से इसको निकाला गया। तो उसका जो मेन रीजन था वो क्यों जब ये परिक्रमण करता था इसकी कक्षा जो थी, देखो उन्होंने कहा भी ग्रह की खुद की कक्षा होनी चाहिए और उसी कक्षा में उसका परिक्रमण होना चाहिए था। तो यहाँ इसकी जो कक्षा थी वो नेपच्यून से क्रॉस कर जाती थी। ठीक है, भटकता भटकता इधर उधर, ये थोड़ा सा जैसे अब क्या है अभी 248 ईयर्स बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ये भटक जाता था थोड़ा सा। ठीक है, चलो नेपच्यून से टकरा गया, नेपच्यून वाली क्लास में घुस गया, तो इस टाइप से इसकी शरारतें थी। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया, जो ग्रहों की श्रेणी थी उससे बाहर कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं उपग्रह की, यानी कि सैटेलाइट की। तो उपग्रह क्या होता है, ये भी एक प्रकार के आकाशीय खगोलीय पिंड होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह के साथ में क्या है कि सूरज की भी परिक्रमा करते हैं। इनके अंदर खुद की कोई चमक नहीं होती है, ये भी सूरज से ही क्या करते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारे जो ग्रह हैं, ग्रहों के अंदर खुद के अंदर भी कोई प्रकाश नहीं है, वो सिर्फ सूरज की जो प्रकाश स्रोत, एकमात्र प्रकाश स्रोत है सौरमंडल का सूरज, वहाँ से ये प्रकाश और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब देखो इसके अंदर आपके पास बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता, इन चीज़ों का ध्यान रखें। इनका जो ग्रह होते हैं, ग्रह और उपग्रह जो कक्षा में गति करते हैं वो क्या होती है, अंडाकार होती है। अंडाकार जो पथ के अंदर ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं।
ये ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं और ये उसी दिशा के अंदर क्या परिक्रमा करते हैं, जो जिस पथ पर, जिस दिशा के अनुदिश जो परिक्रमण दिशा ग्रह करता है, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह, उसी दिशा के अनुदिश ये भी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सिर्फ जो 10 उपग्रह हैं वो प्रतिकूल दिशा के अंदर क्या करते हैं, ये जो है परिक्रमा करते हैं। इनमें बृहस्पति के यानी कि जुपिटर के 4, सैटर्न यानी कि शनि का 1 है, यूरेनस के 4 हैं, यानी कि हिंदी में इसको अरुण बोल देते हैं, अरुण के 4 हैं, और नेपच्यून, इसमें वरुण जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका 1। ये टोटल 10 जो उपग्रह हैं जो ग्रह की दिशा के विपरीत दिशा के अंदर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उपग्रह के बारे में इतना ही, इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रहों की जो है डिटेल्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।